Hello all, welcome to this very new video, an interesting video on international relations, जहां हम लोग बात करेंगे where we are going to talk about India Central Asia relation. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का रिलेशन में क्या खास बातें हैं. ठीक है, अभी करंट अफेयर्स में क्या डेवलपमेंट हुआ है कि 6 दिसंबर को न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया ने एनएसएज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं वहाँ से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनको होस्ट किया मैंने इंडिया में बुलाया. और किस विषय पे बात हुआ कि जो फाइनेंसिंग है टेररिज्म का जो फाइनेंसिंग है, वो जो अजीत डोवल हैं जो इंडिया का एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने बताया कि जो टेररिज्म का फाइनेंसिंग है वो उनका लाइफ ब्लड है, वही उनका मेन फ्यूल है. तो उसको हमें रोकना होगा, हमें टेरर फाइनेंसिंग को रोकना होगा. तो ये किस कंटेक्स्ट में बात किया, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स के एस्पेक्ट में बात किया गया. ये आर्टिकल आया था 6 तारीख को. ठीक है, इस कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल एशिया क्या है. ये आर्टिकल से हमें अपॉर्चुनिटी मिला सेंट्रल एशिया के बारे में जानने का. तो लेट अस सी सेंट्रल एशिया क्या है. तो सेंट्रल एशिया बेसिकली क्या है, एशिया का एक रीजन है. एशिया में बहुत सारे रीजन है, उसमें एक रीजन है एशिया का जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया. ठीक है, अब वो सेंट्रल एशिया कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है. सेंट्रल एशिया एक रीजन है तो किसी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा उसका. तो ये स्ट्रेच करता है कैस्पियन सी से लेके, जो कि वेस्टर्न पार्ट में है इसके इस साइड में. ये सेंट्रल एशिया जो बैकग्राउंड में आप मैप देख पा रहे हो ना, वो सेंट्रल एशिया का वाटर मार्क मैप है. एक और इसके बाद हम लोग और डिटेल मैप भी देखेंगे तो और क्लियर है. तो ये कैस्पियन सी इसके वेस्टर्न साइड में है. मैप का वेस्टर्न साइड माने आपका लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है ना. तो कैस्पियन सी इसके वेस्टर्न साइड में है. और टू वेस्टर्न चाइना यहाँ पे राइट साइड में जिसका वेस्टर्न चाइना है, इसके माने मैप के आपके राइट हैंड साइड में और मैप के ईस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न चाइना मंगोलिया वाला पार्ट है इस साइड में, वहाँ तक सेंट्रल एशिया स्ट्रेच्ड है. ठीक है, अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच. अब वर्टिकल स्ट्रेच कहाँ तक है, फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान इन द साउथ. इसके साउथ में अफगानिस्तान और ईरान है, इसके नीचे की तरफ अफगानिस्तान और ईरान है, और इसके नॉर्थ में रशिया है, इसके ऊपर साइड रशिया है. तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हो गया अपना सेंट्रल एशिया का पार्ट. अब ऐतिहासिक रूप से सेंट्रल एशिया जो हिस्टोरिकली है वो सिल्क रोड से टाइड रहा है. सिल्क रोड से टाइड रहा मतलब क्या, कि सिल्क रोड जो है ना, सिल्क रोड जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री में सिल्क रोड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था फ्रॉम द टू कैरी आउट ट्रेड फ्रॉम द ईस्ट दैट इज चाइना टू द यूरोपियन कंट्री. तो वो सिल्क मेनली सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था. तो ये सिल्क रूट का पार्ट है जिसमें एंशियंट ट्रेड बहुत ही रैम्पेंट होता था, जिसको इंडिया का भी कई बेनिफिट हुआ है, चाइना को भी कई बेनिफिट हुआ है. सिल्क जो ट्रेड होता था चाइना में मेनली सिल्क होता था, तो वहाँ से सिल्क रूट, इसलिए उसको सिल्क रूट भी बोला जाता है. तो ये वो ट्रेड रूट एग्जिस्ट करता है ऐतिहासिक रूप से. और इसी वजह से ये क्रॉस रोड फॉर्म करता है सेंट्रल एशिया. किसके लिए, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग, जनता, सामान, गुड्स और आइडियाज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड बनता है बिटवीन यूरोप एंड फार ईस्ट, यानी कि जो अपने बात कर रहे थे ईस्ट में एशिया माने चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोप. ठीक है, अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं. सेंट्रल एशिया में देखिए मेनली वो देश आते हैं जो पहले सोवियत के रिपब्लिक्स थे, जिनको हम लोग स्टांस भी कहते हैं. ठीक है, स्टांस यानी कि जैसे स्टांस एक तरह का बोलने का स्टाइल है. तो आप देखेंगे सारे कंट्री के नाम क्या क्या स्तान लगा हुआ है, जैसे कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इसको किर्गिज रिपब्लिक भी बोलते हैं, फिर तजिकिस्तान, सारा स्तान है, इसको स्टांस भी बोलते हैं. ऐसे ये 5 देश है. कजाकिस्तान है जो किर्गिज रिपब्लिक बोलते हैं, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान. अभी देखिए ये मैप है जो मैं बात कर रहा था, ये रशिया है. ये देखिए इसके वेस्टर्न पार्ट में कैस्पियन सी है, इसके राइट पार्ट में चाइना है और ऊपर मंगोलिया है. ठीक है, और यहाँ पे नीचे अफगानिस्तान है और इसके ऊपर यहाँ पे रशिया. दिस इज द स्ट्रेच ऑफ सेंट्रल एशिया वाला पार्ट. ठीक है, इसका आबादी लगभग 73 मिलियन है, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला एरिया जो है तो उज्बेकिस्तान है, यानी कि दिस वन. ओके, सॉरी दिस वन, ग्रीन वन. नाउ नेक्स्ट ये है कि अब सेंट्रल एशिया है, चलो ठीक है समझ गए सेंट्रल एशिया क्या है. अब सेंट्रल एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सेंट्रल एशिया वर्ल्ड को क्या दे सकता है. सेंट्रल एशिया वर्ल्ड को मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार दे सकता है. ठीक है, सेंट्रल एशिया क्या लिस्ट एक्सप्लोर्ड है, माने जितना भी वर्ल्ड का डेवलपमेंट है उसमें अभी रिसोर्स एक्सप्लोटेशन अगर कोई कर रहा है तो साउदर्न अमेरिका का हो रहा है, अफ्रीका का हो रहा है, और बाकी डेवलप्ड कंट्री का तो हो ही रहा है. उसके अलावा सेंट्रल एशिया थोड़ा सा अनटच्ड है. अब सेंट्रल एशिया में से क्या क्या रिसोर्सेज है, जैसे कजाकिस्तान जो देश है वो उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ यूरेनियम का. यूरेनियम का क्या फ़ायदा, यूरेनियम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में काफ़ी काम आता है, और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इंडिया के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल, और वर्ल्ड को भी चाहिए यूरेनियम जहाँ जहाँ नहीं है. फिर कोल है वहाँ पे, लेड है, जिंक है, गोल्ड है, आयरन ओर है. अब समझ सकते हो कि कितना अच्छा माइनिंग और इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पे कजाकिस्तान में. फिर किर्गिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में क्या है,
ये रिच इन गोल्ड है और यहाँ पे हाइड्रो पावर का भी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, ताजिकिस्तान और ये किर्गिज़ रिपब्लिक में हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ऐसे रिवर्स है, आमू दरिया और इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन रिवर है। वैसे तो देखा जाए 70% जो सेंट्रल एशिया है वो ड्राई है, पर जो 30% है उसमें हिली रीजन होने के कारण वहाँ पर हाइड्रो पावर पोटेंशियल बन जाता है। तुर्कमेनिस्तान कंट्री जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। इसी कारण से इंडिया यहाँ से एक गैसलाइन प्रपोज किया जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है। उज्बेकिस्तान, यहाँ पे गोल्ड, यूरेनियम और नेचुरल गैस का बहुत तगड़ा रिसोर्स है। इस कारण से सेंट्रल एशिया जो है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया का सेंट्रल एशिया में क्या इंटरेस्ट है, ये सब कुछ जानना चाहेंगे। सिंस ऐसा घटना हुआ, इंडिया ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, सेंट्रल एशिया पर स्पेशली ध्यान दिया और कुछ टाइम से दे भी रहा है, तो ऐसा इंडिया क्या इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में? इंडिया का पहला इंटरेस्ट है सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। क्यों सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में उसे टेक ओवर किया, उसके बाद इंडिया थोड़ा सा हॉस्टाइल फील करता है। इंडिया को लगता है कि तालिबान टेरर ग्रुप रह चुका है पास्ट में, तो उसका एक्शन इंडिया के इंटरेस्ट को इस सेंट्रल एशियन रीजन में हर्ट कर सकता है। और पाकिस्तान तो आपको पता ही, इंडिया पाकिस्तान कितना अच्छा बनता है, इसलिए इंडिया रीजन में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए सेंट्रल एशिया को काफ़ी सिग्निफिकेंस देता है। उसके बाद काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस। अब रिसेंटली आपको पता होगा चाइना के जो जिनपिंग है वो गल्फ में तो गए ही हैं, उसके अलावा उन्होंने ट्राई किया है पिछले कुछ सालों में सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने का, तो वो भी विजिट किए थे कुछ 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जबकि इंडिया ने 5 सेंट्रल एशियन कंट्री विजिट किया था। इंडिया अपने चाइना से एक स्टेप आगे रहना चाहता है सेंट्रल एशिया के रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि देख रहा है चाइना भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके पहले इंडिया अपना इंटरेस्ट डेवलप कर ले। फिर इनहेंस कनेक्टिविटी किसके संग? यूरोप के संग। कैसे कर सकता है? अब देखिए इंडिया ने प्रपोज किया था, साइन भी किया था इस अप्रूवल को, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये पूरी तरह से बना नहीं है, पर इंडिया इसको पूरा प्रमोट करता है। इंडिया समझता है इससे इंडिया का यूरोप से लैंड कनेक्टिविटी इनहेंस हो जाएगा, जिससे ट्रेड और बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज और अदर एक्सचेंजेस हो सकता है विद यूरोप इजीली, ठीक है। फिर इंडिया क्या चाहता है और क्या चाहता है सेंट्रल एशिया से? इंडिया चाहता है एनर्जी नीड्स। इंडिया 80% एनर्जी ऑयल स्पेशली दुनिया से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया ऑब्वियसली चाहेगा कि उसका एनर्जी सिक्योरिटी जो है डाइवर्सिफाई हो और कम से कम वो दूसरे कंट्री जैसे रशिया पे लेस डिपेंडेंट और बने, अदर कंट्रीज पे लेस डिपेंडेंट बने, इंडिया पे एनर्जी का डाइवर्सिटी रहे फ्रॉम द सोर्स। तो नेचुरल गैस अपने कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में एक बड़ा रिसोर्स है, जैसे हम यहाँ देखे थे, नेचुरल गैस जो है तुर्कमेनिस्तान में बड़ा रिसोर्स है। तो इसलिए इंडिया ने प्रपोज किया था तापी पाइपलाइन। तापी मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये 4 कंट्री मिलके गैस पाइपलाइन बैठाया जाएगा, जिससे इंडिया को गैस मिलेगा और बाकी कंट्री को भी एनर्जी मिलेगी। तो बेनिफिट होना था, पर अब बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, पर इंडिया का इंटरेस्ट है। फिर ओल्ड कल्चरल लिंक्स भी है, तिब्बतियन बुद्धिज्म के थ्रू बुद्धिज्म का भी लिंक है। कई सारे सेंट्रल एशियन रूलर्स जैसे कि अगर आपको बताऊं मैं थोड़ा सा हाइट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कनिष्क भी इसका रूलर था फॉरवर्ड में। ये सब जो रूलर्स है सेंट्रल एशिया से होकर अफगानिस्तान है, फिर वहाँ से इंडिया है, ठीक है। तो इससे कल्चरल लिंक भी है इंडिया का बहुत सारा। ऊपर से कई सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से टोम्स, मीनार्स, उसके अलावा जितने भी पर्शियन आर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से आगे बढ़ के इंडिया की तरफ आए हैं, उनसे भी सिमिलरिटी है। फिर मौर्य पीरियड के टाइम पे इंडिया और इजिप्शियन कल्चर का भी जो एमलगमेशन होता था वो सेंट्रल एशिया के थ्रू ही होता था। तो ये कल्चरल लिंक्स भी है सेंट्रल एशिया के संग इंडिया का। फिर ट्रेड पोटेंशियल क्या है? ट्रेड पोटेंशियल के नाम पे ये है ओल्ड सिल्क रूट है। जैसे मैंने बात किया था कि चाइना से सिल्क बहुत अच्छा निकलता था, चाइना के थ्रू सिल्क, चाइना से सिल्क होके सेंट्रल एशिया, इंडिया, सेंट्रल एशिया होके यूरोप तक जाता था। तो ये ओल्ड सिल्क रूट का रास्ता है, इस कारण से इसमें ट्रेड पोटेंशियल भी है, तो उसको इंडिया भी लिवरेज करना चाहेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट आवर डिस्कशन। तो ये है सेंट्रल एशिया के बारे में। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सच वीडियोस के लिए कुछ कमेंट्स है तो बताइए। दिस वॉज अबाउट इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, बेस्ट विशेस।